हेलो दोस्तों। नक्सल समस्या हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। आज के समय में नेपाल सीमा से शुरू होकर के यह नक्सल समस्या देश के मध्य भाग के लगभग सभी राज्यों में फैलती हुई गई है, जिसको हम लोग रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। इस रेड कॉरिडोर में उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के ढेर सारे राज्य शामिल हैं। ये वो राज्य हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जहां पर आधारभूत संरचना कमजोर है, लोगों को सामाजिक आर्थिक सुविधाएं नहीं मिली हैं, बेसिक नीड्स जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, रोजगार, इन सब के लिए लोग तरस रहे हैं। और ऐसी स्थिति में नक्सलवाद इनके सामने एक बहुत अ, ताकतवर विकल्प के रूप में उभरा है और इसने भारत की एक बड़ी पिछड़ी जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ है। और ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसने हमारे कानून और व्यवस्था और इसके साथ साथ राज्य और संविधान के ढांचे को भी खुलेआम चुनौती दी है। तो दोस्तों, नक्सल समस्या जो है, ये कहां से पैदा हुई, कैसे इतनी ताकतवर बन गई और ये छत्तीसगढ़ में क्यों केंद्रित है, इन सब विषयों पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, 1967 में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी सब डिवीजन के नक्सलबारी गांव से एक आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन के तहत कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के भारत के कुछ नेताओं ने समाज के सबसे गरीब और कमजोर तबके के किसानों और मजदूरों को प्रेरित किया कि वो जमींदारों और धनी लोगों से उनकी संपत्ति छीन लें और उनको गरीबों में बांट दें। दोस्तों, ये जो विचारधारा है साम्यवाद, ये कुछ इस तरह से काम करती है कि इसके तहत उत्पादन के सभी साधनों को जनता के हाथ में देने की बात कही जाती है। 1917 की रूस की क्रांति में इस साम्यवादी विचारधारा को लागू किया गया और इसके तहत वहां पर उत्पादन के साधन जैसे कि जमीन, इसको किसानों में बांट दिया गया और उद्योगों को मजदूरों के नियंत्रण में रख दिया गया और पूरे देश की शासन प्रणाली को एक शक्तिशाली राजनीतिक दल के हाथ में रखा गया, जिसको कहा गया कम्युनिस्ट पार्टी। बिल्कुल ऐसी ही घटना चीन में घटी। चीन में माओ से तुंग के नेतृत्व में एक विशाल क्रांति हुई और इस क्रांति के तहत माओ के साम्यवादी विचारधारा के फॉलोअर्स ने, जिनको माओवादी कहा जाता था, इन माओवादियों ने युद्ध में चीन के राष्ट्रवादी सरकार को हरा दिया और इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। तो पुराने सोवियत संघ और आज के हमारे चीन में इस तरह की साम्यवादी विचारधारा की सरकारें स्थापित की गई हैं। इसी से प्रेरित होकर के भारत के साम्यवादी विचारधारा के जो हमारे चिंतक हैं, जो लोग माओ के तौर तरीकों से प्रेरित थे, उन्होंने नक्सलबाड़ी से शुरू करके पूरे देश में किसानों और मजदूरों के नेतृत्व की, किसानों और मजदूरों का कल्याण करने वाली एक शासन व्यवस्था की स्थापना का सपना देखा और एक कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से एक सशस्त्र क्रांति करके अपने इस सपने को पूरा करने का प्रयास किया है। देखिए, थ्योरी में ये बात बहुत अच्छी लगती है कि किसानों और मजदूरों का कल्याण करने के लिए जमींदारों और अमीर लोगों से संपत्ति लूट करके किसानों में बांट दिया जाए। ये ऑलमोस्ट एक सपने जैसा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में इतने आसानी से ये चीजें होती नहीं है। जब भी हम लोग सशस्त्र क्रांति की बात करते हैं, तो यहां पर एक बहुत शक्तिशाली दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है, जो कि आपका बड़ी आसानी से सशस्त्र क्रांति के माध्यम से पूरे देश की समस्याओं को सुलझाने का वादा करती है। लेकिन सशस्त्र क्रांति अक्सर ही अपने साथ बहुत खूनी परिणाम लेकर के आती है। तो नक्सलवाद जो है, वो वास्तव में साम्यवाद या माओवादी विचारधारा को भारत में लागू करने का प्रयास है, जिसके तहत मजदूरों और किसानों की सेना तैयार करके एक सशस्त्र क्रांति के माध्यम से जो ताकतवर सत्ता है, जिसमें जमींदार और अमीर लोगों का प्रभुत्व है, उसको नष्ट करके एक आम आदमी के पक्ष में सरकार स्थापित करने का सपना देखा गया है। तो 1967 में नक्सलबाड़ी से जब यह आंदोलन शुरू हुआ, तो चारू मजूमदार, कानू सन्याल और जंगल संथाल जैसे नेताओं ने कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी के नेतृत्व में, सीपीआई एमएल इसको कहा गया, सीपीआई एमएल के नेतृत्व में इस आंदोलन को जो है आगे बढ़ाया। 1969 में सीपीआई एमएल जो है, ये ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जो कि भारत के अन्य कम्युनिस्ट पार्टियों से अलग हो गया और कलकत्ता में कानू सन्याल ने ऑफिशियली सीपीआई एमएल की स्थापना की। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के छात्रों और आपका ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की सहायता से इसका संगठन तैयार किया गया और इन्होंने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से जमींदारों से जमीन छीन करके किसानों में बांटने का प्रयास किया। यह भूमि सुधार का वो प्रयास था जिसमें भारत सरकार लंबे समय तक असफल रही थी। आगे चल करके भारत में और भी
कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना हुई जो कि इसी नक्सलवादी विद्रोह से प्रेरित थे। जैसे कि बिहार क्षेत्र में माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर की स्थापना हुई, और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, जो कि आज का तेलंगाना का क्षेत्र है, तेलंगाना के क्षेत्र में पीपल्स वार ग्रुप की स्थापना हुई। 1975 में जब भारत में इमरजेंसी यानी आपातकाल लागू किया गया, तो आपातकाल के दौरान भारी संख्या में नक्सल संगठनों के ऊपर पुलिस और सेना ने क्रैकडाउन किया और इनको सिर्फ शक के आधार पर जेल में बंद किया गया। इसकी वजह से ये जो नक्सल आंदोलन शक्तिशाली हो रहा था वो बहुत तेजी से कमजोर पड़ा और अंततः जो है ये अ, अ, जनता के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने में असफल रहा। लेकिन इस आंदोलन के बिखर जाने से नक्सल समस्या खत्म नहीं होती है। भारत में कोई भी समूह जो मार्क्सवादी या साम्यवादी विचारधारा को मान करके और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में साम्यवादी दल की सरकार स्थापित करना चाहता है और साम्यवादी तरीके से भारत में नियोजित विकास का विचार रखता है, उन सभी दलों को हम लोग माओवादी दल या साम्यवादी दल की श्रेणी में रखते हैं। और सशस्त्र क्रांति करने वाले ये दल जो आतंकवादी तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, इनको हम नक्सल से संबोधित करते हैं। और नक्सलवादी जो हैं, ये हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए अब एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। तो फिर ये नक्सलवाद जो है, ये इतना ज्यादा प्रभावी कैसे साबित हुआ? तो देखिए, हम लोग नक्सलवाद का विस्तार देखते हैं, इससे हम लोग को समझ में आ गया कि नक्सलवाद इतना शक्तिशाली कैसे बन जाता है। उत्तर भारत से हम लोग शुरू करें तो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इसके बाद थोड़ा दक्षिण में आते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का विशेष रूप से दक्षिणी इलाका जिसको हम लोग दंडकारण्य कहते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और इसके दक्षिण में आपका जो है केरल। ये सभी राज्य हैं, ऑलमोस्ट 10 राज्य ऐसे हैं जो कि सीधे सीधे नक्सल समस्या से प्रभावित हैं। पहले कर्नाटक भी नक्सलवाद के अंतर्गत आया करता था, लेकिन अब ये नक्सलवाद से प्रभावित नहीं रह गया है, उसको नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है 2015 में। और इसीलिए जो है अब भारत के 10 राज्यों को हम लोग नक्सल प्रभावित राज्य मानते हैं। इन राज्यों में जो आपके वन क्षेत्र हैं या सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़े क्षेत्र जो है ना, जहां पे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और रोजगार की कमी है, जहां पर जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा है, जहां पर जनजातियां जंगल के अंदरूनी इलाकों में रहती हैं और जिनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, रोजगार जैसी बेसिक सुविधाओं का जहां पे अभाव है, उन क्षेत्रों में लोग जो है नक्सलवादी आंदोलन की ओर मुड़े हैं। क्योंकि इन क्षेत्रों के पिछड़ेपन की वजह से यहाँ के लोगों को महसूस होता है कि आजाद भारत की सरकारों ने इन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं। और इन अभाव और पिछड़ेपन की वजह से ये हमेशा अन्याय और शोषण का शिकार हुए हैं। और इसलिए भारत संघ की जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, इस पे इनका भरोसा कम है। और नक्सलवादियों ने बड़ी आसानी से अपनी विचारधारा, जो साम्यवादी विचारधारा है, उसमें एक सब्ज बाग दिखा करके या एक अच्छे सपने दिखा करके कि आपकी जमीन पे आपका अधिकार होगा, आपके संसाधनों पे आपका अधिकार होगा, आपकी परंपरागत जीवन शैली पहले जैसी चलेगी, और औद्योगिकरण और कहना चाहिए कि स्थानीय जो जमीन के अधिकार हैं, इन सब से जो सरकारी जो आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी वजह से इनको यहां से हटना पड़ रहा है, या कहें कि जिनकी वजह से ये एक उपेक्षित और वंचित महसूस कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों से इनको बचने का मौका मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं नक्सलवादी जो है लोगों के बीच रह करके लोगों को ये भरोसा दिलाने में सफल रहे हैं। नक्सलवादियों की रणनीति बहुत ही व्यापक है। एक तरफ ये राजनीतिक संगठन के रूप में काम करते हैं, दूसरी तरफ ये सांस्कृतिक संगठन के रूप में काम करते हैं, तीसरी तरफ ये सैनिक संगठन के रूप में काम करते हैं। तो इस कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी का मुकाबला करना एक लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत के लिए बहुत ही कठिन रहा है। और भारत के विभिन्न राज्यों में जो उभरती समस्याएं हैं, उनको टारगेट करके नक्सलियों ने अपने संगठन को मजबूत बनाया है। देखिए, कहीं भी नक्सली जब प्रभावी बनते हैं तो अपने अपना जो राजनीतिक दल है, जैसे आज के समय में सन 2004 में नक्सलवादियों ने अपना एक केंद्रीय राजनीतिक दल का निर्माण किया जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। सीपीआई माओइस्ट की जो रणनीति है
वो ऐसी है कि किसी भी क्षेत्र में जब ये प्रवेश करते हैं, तो वहाँ के स्थानीय लोगों को, स्पेशली जो निम्न तबके के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनको राजनीति में रिप्रेज़ेंटेशन नहीं है, उनको मिला कर के अपना एक राजनीतिक समूह तैयार करते हैं, जिसमें बाहर के कुछ पढ़े-लिखे विश्वविद्यालयों के नेता भी होते हैं। और ये जो है समूह, आपका लोगों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए काम करता है, जिनका उद्देश्य होता है कि उनको अपने पिछड़ेपन का एहसास दिलाना और भारतीय राजनीतिक तंत्र के अन्यायपूर्ण भागों से परिचित करा के उनको विद्रोह के लिए प्रेरित करना। वहीं सांस्कृतिक समूह जो हैं, वो लगातार आपका विद्रोह के स्वर आम जनता की भाषा और संस्कृति के रूप में आम जनता की भाषा और संस्कृति के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराते हैं और नक्सलियों को उनके नजदीक बताते हैं। और तीसरे तरफ जो सैन्य समूह है, वो स्थानीय युवाओं के द्वारा बनाया जाता है और कई जगहों पर जहां पर सरकारी तंत्र या स्थानीय जो दबंग लोग हैं या शोषणकारी जो तत्व हैं, उनका मुकाबला करने के लिए ये जो माओवादी राजनीतिक दल है, ये अपनी सैनिक टुकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मॉडर्न मिलिट्री टैक्टिक्स में एक्सपर्ट होती है। गुरिल्ला वारफेयर यानी कि छुप करके वार करने की रणनीति में विशेषज्ञ होती है। इस सेना का इस्तेमाल करके ये लोग जो है लोगों का लोगों के सामने हीरो बन जाते हैं और शोषणकारी तत्वों को हटा करके एक रक्षक की छवि हासिल कर लेते हैं। और यही इन सभी राज्यों में हुआ है। और यही वजह है कि भारत के ये जो 10 राज्य हैं, नेपाल से लेके केरल तक, इन राज्यों में नक्सलवादियों का प्रभाव लगातार बढ़ा है, खासकर पिछड़े क्षेत्रों में। और पिछड़े क्षेत्रों में इनकी राजनीतिक और सैन्य गतिविधियां इतनी ताकतवर है कि इन इलाकों में एक समानांतर सरकार चल रही है, जहां पर ये अपने फैसले खुद लेते हैं। लोगों को शामिल करके इन्होंने स्थानीय सरकारों की स्थापना की हुई है। इनकी अपनी न्याय प्रणाली है, प्रशासनिक व्यवस्था है और इनकी अपनी एक सैन्य व्यवस्था है। इस समानांतर सरकार की वजह से इनमें से कई इलाकों में, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में और महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र के जुड़े हुए इलाकों में सरकार का शासन लगभग समाप्त प्राय दिखाई देता है। और ऐसे इलाकों में जो है नक्सली स्वतंत्र क्षेत्रों की स्थापना करते जा रहे हैं, जिससे कि वो भारतीय गणतंत्र को चुनौती दे सकें और अ, अपनी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा के आधार पर एक समानांतर सरकार की स्थापना करें। अंततः इनका उद्देश्य भारत गणतंत्र को समाप्त करके एक साम्यवादी राज्य की स्थापना करना है और इसके लिए वो सक्रिय संघर्ष करने को तैयार है। बिहार में ऊंची और नीची जातियों की जातिगत हिंसा में कम्युनिस्ट पार्टियों ने नीची जातियों का समर्थन किया है, जो कि उनको नैतिक ताकत देता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में आपका माइनिंग प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ इन्होंने कृषकों और आदिवासियों का साथ दिया है। छत्तीसगढ़ के अंदर में आदिवासियों के पिछड़ेपन को मुद्दा बना करके दंडकारण्य क्षेत्र में इन्होंने पैठ बनाई है और आदिवासियों को भरोसा दिलाया है कि असली विकास तो माओवादियों के अधीन ही हो सकता है और सरकार जो है वो विशेष रूप से व्यापारियों और जमींदार जैसे शोषक तत्वों के पक्ष में ही काम कर रही है, ऐसा उन्होंने माहौल बनाया है। दक्षिण भारत में पहले से ही माओवादियों का एक बहुत ताकतवर समूह तैयार है, जो कि 1946 के तेलंगाना विद्रोह के समय से कार्यरत है। वहीं केरला में भी सक्रिय माओवादी संगठन रहा है। तो इस तरह से कहीं इतिहास, कहीं जातिगत संघर्ष, कहीं शोषण, कहीं विस्थापन, कहीं जनजातियों का अपनी संस्कृति से प्रेम, ये सब उनको नक्सलवादियों की तरफ खींचता है और नक्सलवादियों ने अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से ग्रामीणों को, आदिवासियों को और पिछड़े तबकों को अपने पक्ष में किया है। वहीं सरकार की असफलता है कि इतने शक्तिशाली संगठन के विस्तार के दौरान सरकारी तंत्र जो है वो भ्रष्टाचार और अपनी कमजोरी में लिप्त बैठा रहा और इस व्यवस्था की चुनौतियों को नहीं देख पाया। बहुत सारी हिंसक घटनाओं में हम लोग को नक्सलियों की उपस्थिति का पता चलता है और इन घटनाओं के बारे में हम लोग अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि सरकार इनसे निपटने के लिए क्या रणनीति अपना रही है।